हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमें वीकली फाइनेंस अफेयर के अंदर क्या करना है, 9 जुलाई से 15 जुलाई तक की सारी न्यूज़ अपने को कवर करनी है। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं इस हफ्ते में घटी है उन सबको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपनी ऐप के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। करंट अफेयर रफ्तार के बारे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जान चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ भी हम प्राप्त कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आप लोग दे रहे हैं। और करंट अफेयर रफ्तार जो है, इसमें क्या होगा, 6 महीने के जनवरी से लेके जून 2023 तक के सारे हेडलाइंस जो है, ये इन टॉपिक्स की हेडलाइंस आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड मिल जाएगी। ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि हेडलाइंस आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको की पॉइंट्स जो है ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर रफ्तार के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके। ठीक है, पूरी टीम ने मिलकर इसको तैयार किया और पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको ये मिलेगा, लाइव नहीं है। ये एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी इसमें कवर करवाई जा रही है। एक पॉलिटी का कोर्स चल रहा है मेरा। तो तीनों ही कोर्सेज के प्राइसेस जो है ऑलरेडी काफी रिड्यूस्ड है। वीकेंड सेल्स हमारी आती रहती है, आप लोग देखते ही है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आप डाउनलोड करके हमारी सेवाओं का आनंद उठाएं। तो देखते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या आपने को पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो जीएसटीएन है, यानी जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड जो है, उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ले आए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? गलत तरीके से, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह पेश करके दिखाना, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यानी कि घुमा देना पैसे को, जैसे हवाला के थ्रू पैसा होता है। ठीक है, या आप लोग अपनी, जैसे आप देखते हो ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ छापा मारा, वहां छापा मारा, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं। ठीक है, यानी ब्लैक को व्हाइट की तरह पेश करना, लीगल लूप होल्स का यूज करके पैसे को घुमाना, देश की इकोनॉमी। अच्छा, ब्लैक मार्केट जहां ज्यादा होती है उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, तो अपने यहाँ पे कानून बना हुआ है जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्या कर दिया, अब जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड, यानी जीएसटी संबंधित भी जितने फ्रॉड्स या जितने टैक्स इवेजन्स हो रहे हैं, वो सारे टैक्स इवेजन्स जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, जीएसटीएन है क्या, इसको भी समझेंगे, ये कैसी कंपनी है, इसका काम क्या है, वो जानेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब देखो, एसएससी इसको कैसे पूछ सकता है? एसएससी की ना एक चीज देखी है मैंने, वो डायरेक्ट करंट के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आज 2020-21 के क्वेश्चन निकाल के ला रहा है। और क्या करेगा? कानून पूछ लेगा कि ये कानून किस दिन आया। तो वो है तो करंट का ही, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उसको कि ये करंट का कैसे है। तो आप इन चीजों को गौर से देखिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कानून है। ठीक है, और इसके अंदर अभी सेक्शन 66 के तहत ये हमने क्या किया है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो आपका जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड है, अब उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ले आए। यानी कि जितनी भी जीएसटी संबंधित ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसका सारा डाटा कहाँ पे है? जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड के पास। ये जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड अपने 2 डिपार्टमेंट्स के साथ इन सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ और दूसरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ। इन दोनों का ही काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। तो जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड भी अब अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास। ये है, अभी तक क्या किया है, 69,600 सस्पेक्टेड, यानी जिन पे शक है, ऐसी जीएसटी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया है। उनमें से 25% तो फ्रॉड ही निकले, मतलब हम उनका पता ही नहीं लगा सके वो थे भी या नहीं थे, पता नहीं। 75% पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे है। जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड क्या है? जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर 2013 में इसको बनाया गया है और एक सेक्शन 8 कंपनी है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब इसके शेयर्स जो है आधे तो ले लिए हैं केंद्र सरकार ने, यानी 50% शेयर इसके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बचे हुए 50% शेयर वो सभी स्टेट और यूटी ने मिलके खरीद लिए हैं। मतलब ये अब एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई है।
इसका काम क्या होता है? जीएसटी रिलेटेड नंबर्स आपको प्रोवाइड कराना। जीएसटी रिलेटेड जितना भी आईटी इंफ्रा की नीड होती है, ये उस सारी नीड को पूरा करता है। ठीक है, तो ये कंपनी होती है। अब जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के बारे में मैंने बात की कि जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड किनको ये इन्फॉर्मेशन देगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देगा और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देगा। तो ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में अपन देख लेते हैं। डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की एक यूनिट है। ये क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑफेंसेस को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, कहाँ कहाँ क्या ऑफेंस हुआ है। ठीक है, और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर ऑपरेट करता है। ये रिपोर्टिंग कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कर रहा है। जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, उन सब की डिटेल एक जगह इकट्ठी करता है, कोलैबोरेट करता है और सरकार की अलग अलग तफ्तीश में या मैं कहूँगी इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। तो अब जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड को ये कहा है कि आपको इन दोनों को ही, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एफआईयू, इन दोनों को ही आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। अगला क्या है? ये एग्री फंड बनाया है। भारत कैंपेन लॉन्च्ड टू बूस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। भारत का मतलब क्या है? बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बैंक्स को एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंक्लूड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसमें एक अलग से फंड क्रिएट किया जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमें उसमें इकट्ठे करने हैं 2000 कब तक? 2025-26 तक। उस फंडिंग के अंदर कितने पैसे इकट्ठे करने हैं? 1 लाख करोड़ रुपए। अभी 7200 करोड़ जो है वो हम अचीव करने की कगार पे है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अभी क्या टारगेट दे दिया है कि 7200 करोड़ रुपए अपने को अचीव करने हैं। हम इस पैसे का क्या करेंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किसका? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इस तरीके से बटा होता है। जो ये 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, ये सारा पैसा पोस्ट हार्वेस्टिंग में यूज होगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्ट करने के बाद जो आप फसलों पे ध्यान देते हो, उसकी स्टोरेज पे, उसके रख रखाव पे, उसकी मेंटेनेंस पे, उसकी शेल्फ लाइफ पे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आपको यूज करना पड़ता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का यूज करना पड़ता है, बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज करना पड़ता है, वेयर हाउसेस का यूज करना पड़ता है। तो ये सारा पैसा, ये सारी फंडिंग उसके अंदर यूज होगी। यानी पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल फंड ये बनाया जा रहा है, जिसको भारत कहा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कहा है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको नाम दिया है। 2025-26 तक हमको 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। ठीक है, और हमें 1 महीने के अंदर, अभी इस महीने के अंदर 7200 करोड़ यानी 7200 करोड़ रुपीज इकट्ठे करने हैं। 100 बैंकिंग एग्जीक्यूटिव इसके अंदर साथ दे रहे हैं। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, नॉन बैंक है, सब मिलकर इस फंड को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इसके अंदर डिटेल है, पोस्ट हार्वेस्ट में क्या क्या आता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आपकी फसलों का क्लीनिंग आता है, सॉर्टिंग आता है, ग्रेडिंग आता है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीजें जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट में आता है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, एक क्वालिटी मेंटेन करना क्रॉप्स की, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की। ठीक है, और उसकी सेफ्टी इंप्रूव करना और शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करना, ताकि लेटर टाइम तक भी उसको बेचा जा सके और उसको कंज्यूम किया जा सके इजीली। ठीक है, तो इन सब चीजों में ये 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग लगाने वाले हैं। इसके बाद इंडिया और EFTA एक्सेलरेट TEPA नेगोशिएशन। ये EFTA क्या है? EFTA है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री को समझो पहले। जो देश ऐसे हैं जो यूरोप में है लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बहुत सारे देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उनको उनकी टर्म, जैसे अभी ब्रिटेन ने भी एग्जिट ले लिया था। वो देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते और यूरोप में है, ठीक है, उन देशों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है जिसको हम क्या कहते हैं? EFTA। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इन्होंने अपनी अलग ग्रुपिंग बना ली जो यूरोपियन यूनियन से अलग है। अब इंडिया ने इनके साथ डील किया है टेपा नेगोशिएशन, जिसको कह रहे हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, हमने जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर के हैं, जो भी हमारी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने डेलीगेशंस जो है वो लंदन में भेजे इनके पास, और ताकि हम लोग अपनी ट्रेड डील कर सके, ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सके। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि दोनों पार्टीज को भी, इंडिया को भी और EFTA नेशंस को भी फायदा हो, दोनों ही पार्टीज को फायदा हो।
EFTA क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है? यहाँ सरकारें मिलती है, देशों की सरकारें मिलती है, वहां के मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग कर रहे हैं। यूं नहीं है कोई प्राइवेट इंसान जाके वहां पे मीटिंग कर लेगा। इंटर गवर्नमेंटल मतलब देशों की सरकारें मिल रही है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया था। ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक है उन यूरोपियन स्टेट्स के लिए जो अनविलिंग है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने में। जो ज्वाइन नहीं करना चाहते यूरोपियन यूनियन को, उनके लिए ये एक ट्रेड ब्लॉक है। EFTA इंडिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लगभग इंडिया 2020-21 का डाटा देखे तो 2.5% जो हम व्यापार कर रहे हैं वो अपने टोटल व्यापार का 2.5% इन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दें। यानी टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? क्वांटिटी लगा देते हैं कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं भेजोगे। तो ये बैरियर्स भी हमको रिमूव करने हैं आपस में और फ्रीली हम लोग ट्रेड कर सके, ये अपना मकसद है ताकि दोनों ही देशों को फायदा हो। ठीक है, अगली न्यूज है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 आया है। कौन देता है इसको? UNDP देता है। कौन देता है? UNDP देता है। 2023 में अब ये डाटा आया है। UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI, ये दोनों मिलके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं हर साल। ठीक है, तो अभी की इंडिकेटर्स क्या क्या है ग्लोबल लेवल पे देखें तो 1.1 बिलियन पीपल, पूरी दुनिया में बात हो रही है, लगभग टोटल पॉपुलेशन का 18% जो है वो पुअर है और अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर जी रहा है। 10 देशों को टोटल मिला, 110 कंट्रीज को अगर हम मिला लें तो वहां पे 18% जनसंख्या, 110 देशों की 18% जनसंख्या अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रही है। सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो 534 मिलियन पुअर और साउथ एशिया के अंदर 389 मिलियन लोग जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा क्रॉनिक पुअर या अक्यूट पॉवर्टी जी रहे हैं। ठीक है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वहां पे भी 566 मिलियन बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया अभी ग्रो कर रहा है। इंडिया उन देशों की लिस्ट में है जहां पे अभी ग्रोइंग एज चल रही है, हम पॉवर्टी को थोड़ा थोड़ा कम कर पा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो मोर देन 230 मिलियन पीपल अभी पुअर है भारत के अंदर। ठीक है, UNDP ने वल्नरेबिलिटी को दिखाया, मतलब डिफाइन किया है, द शेयर ऑफ पीपल हु आर नॉट पुअर बट हैव डिप्राइवेशंस इन 20 to 33.3% ऑफ ऑल वेटेड इंडिकेटर्स। देखो वल्नरेबल कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा ऐसे कगार पे है, अभी गरीबी नहीं आई है कंप्लीट, हम उनको गरीब नहीं कह सकते, गरीबी की कगार पे है, उनको वल्नरेबल कह रहे हैं। तो क्या होता है इस इंडिकेटर के अंदर 10 इंडिकेटर होते हैं, उन 10 में से अगर 33% वेटेज आप अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब आप पुअर वाले इंडेक्स में है। मतलब 10 इंडिकेटर्स में से अगर आपके 33% इंडिकेटर ऐसे हैं जिसमें आप पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो, इसका मतलब आप पुअर हो। इंडिया में अभी 18.7% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी के अंडर आ रही है। ठीक है, पिछले 15 सालों के अंदर इंडिया उन 25 देशों के अंदर है जिसने अपने MPI की वैल्यूज इंप्रूव की है, यानी पॉवर्टी कम की है। इन 25 देशों में कंबोडिया, चाइना, कोंगो, हॉन्डुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम और भारत है। ठीक है, इन 25 देशों के अंदर ये देश है जिन्होंने अपने पिछले 15 सालों के अंदर काफी इंप्रूवमेंट दिखाई। अगर इस इंडेक्स की हम बात करें तो 100 से भी ज्यादा देशों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले 2010 में इसको लॉन्च किया था ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स ने और UNDP ने मिलके। इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रिलेटेड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिए जाते हैं। और फिर उन 3 कैटेगरीज की 10 सब कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? हेल्थ में क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में क्या लेते हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। लिविंग और स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल कितने लोगों के पास है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। इन सभी कैटेगरी को यानी 1/3 ये, 1/3 ये और 1/3 ये, इस तरीके से 33% आंकड़ा जो पार नहीं कर पा रहा है। मतलब इसके अंदर से मान लीजिए आपके 1/3, भाई किसी भी कैटेगरी को टोटल मिला के अगर आप 33% अचीवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप पुअर है। ठीक है, तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा है कि 33% से ज्यादा वेटेज देखी जाती है जिस भी देश के अंदर
इतना बुरा हाल है कि आप इनमें से 33% इंडिकेटर में भी अगर अच्छा अचीव नहीं कर पा तो मतलब आप पुअर हो। ठीक है, तो ये यूएनडीपी ने दिया है। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी 1989 से। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन पीपल पहुंच गई थी। ठीक है, 1987 में। उसके 2 साल बाद यानी 1989 में इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। और थीम क्या थी इस बार की? 2023 की जो थीम थी, अनलेशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। हमें जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव करनी है, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ विमेन, विमेन की आवाज ऊपर लेके आनी है, गर्ल्स की आवाज ऊपर लेके आनी है, ताकि वर्ल्ड की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को वो अचीव कर सके। तो 11 जुलाई हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन हमने अचीव कर ली थी, ये माइलस्टोन अचीव कर लिया था, और 1989 से यूएन ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। इस बार की थीम क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज है, फोन पे ने वन स्टॉप पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट पार्टनर्स लॉन्च कर दिया है। फोन पे क्या है आपको पता है? जिस तरीके से पेटीएम, गूगल पे आप यूज करते हो, इसी तरीके से फोन पे भी एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से आप अपना पैसा दूसरी जगह और दूसरा पैसा अपनी जगह ला रहे हो। ठीक है, तो फोन पे ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन, अभी तक तो आप फोन में करते थे, फोन पे डाउनलोड किया और पैसा इधर से उधर भेज रहे हो, लेकिन अब इन्होंने वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, वो स्वाइप वाली वो मशीन लॉन्च कर दी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्कैनर, अब आप हर तरीके से यूपीआई, हर तरीके से फोन पे की मशीनों का अलग अलग दुकानों पे आनंद उठाएंगे। ठीक है, ये इनकी खुद की ऐप है, फोन पे पॉइंट ऑफ सेल ऐप है, जो सारी ट्रांजेक्शन्स को टैप कर सकते हो, टैप होता है ना, ठीक है, टैप करके कार्ड आप इसको यूज कर सकते हो, स्वाइप करके यूज कर सकते हो, डिप जो अंदर डाल देते हैं हम, ठीक है, ऐसे अंदर डाल देते हैं वैसे यूज कर सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके से आप अब फोन पे का यूज कर सकते हो, और क्यूआर कोड्स को यूज करके भी आप फोन पे का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक सिर्फ मोबाइल में आप इनको यूज कर रहे थे। अगली न्यूज है, रेजर पे ने, ठीक है, रेजर पे ने इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, किसके साथ मिलके? क्यूरलैक के साथ मिलके। ये क्यूरलैक क्या है? जैसे अपने यहाँ रिजर्व पे है, इस तरीके से मलेशिया में क्यूरलैक है। जैसे आप पेमेंट करते हो, आप परचम से भी कुछ खरीदते हो तो पेमेंट रेजर पे के थ्रू होती है, वो पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो इंडिया ने ये अचीव कर लिया। रेजर पे जो इंडिया का है, उसने मलेशिया के अंदर अपना पहला पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया, फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। मतलब अब मलेशिया के अंदर भी रेजर पे से ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप कर दिया है। ये न्यूज है यहाँ पे। हमें करना क्या है? हमें जो बिजनेस आज के दिन 5,000 तक पहुंचा है, हमें वो 10 बिलियन ज्यादा, मतलब 5,000 ट्रांजेक्शन्स अभी हो रही है, हमें क्या करना है? वो 10 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स तक पहुंचाना है रेजर पे के थ्रू 2025 तक। ठीक है, तो रेजर पे है क्या? 2014 में बना था, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। फाउंडर कौन है? हर्षिल माथुर और शशांक कुमार। क्यूरलैक के बारे में बात करें, 2017 में फाउंड हुआ है। इसके फाउंडर है जैक लियू और स्टीव क्यूसिया। करंटली जो क्यूरलैक है वो 700 बिजनेस के अंदर काम कर रहा है मलेशिया के अंदर। मतलब 700 बिजनेस ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स इसके थ्रू होती है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड एंड क्लब विस्टारा ने न्यू ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। ये क्या है? ये एक सिंपल क्रेडिट कार्ड है जिसके ऊपर ट्रैवल की जो ऑफर्स है वो ज्यादा आएंगे। आपको ट्रैवल करना है, हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो, 25% डिस्काउंट मिलेगा, 2 रातों के लिए वहां का पैकेज मिल रहा है। ये इस तरीके से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ट्रैवल में आपको काफी डिस्काउंट देंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने कोलैबोरेट मास्टर कार्ड और क्लब विस्टारा के साथ कर लिया है ताकि एक्साइटिंग ट्रैवल जो ऑफर्स है वो आपको मिल सके। ठीक है, IDFC बैंक के बारे में बात करें, 2018 में बना है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। MD CEO वे वैद्यनाथन है। द बैंक परफॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ बैंकिंग आर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 चीजों से मिलके बना है, एक तो IDFC और कैपिटल फर्स्ट, इन दोनों का मिक्सचर है IDFC बैंक के अंदर। ये पहला यूनिवर्सल बैंक है जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन सेविंग अकाउंट्स लॉन्च कर रहा है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा है आपको, ठीक है, और लो एनुअल परसेंटेज रेट्स पे। मास्टर कार्ड की बात करें तो ये 1966 में बना है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स और CEO है माइकल माइपैश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, RBI ने
यूपीआई क्यूआर कोड सीबीडीसी के लिए यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए लॉन्च कर दिया है। यूपीआई क्यूआर कोड अब जो आपकी डिजिटल करेंसी है, जिसको आपने ई रूपी कहा था, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, मैम ई रूपी में भी तो यही होता है, आपने फिजिकल कैश दिया और उसको आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो। तो यही तो हम फोन पे या गूगल पे से भी करते हैं। फिजिकल कैश को आपने बैंक में डलवाया और आप उसको इधर से उधर पैसा ट्रांजेक्ट कर रहे हो। तो दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क समझना। जो आप ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये यूज करते हो ना आप, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा खाता एक्सिस बैंक में है और आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है। मेरा खाता एक्सिस में है, आपका खाता एचडीएफसी में। मैंने क्या किए, आपको 1000 रुपीज मैंने ट्रांसफर करे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई नहीं कर रहा है कुछ, यहाँ पे एक्सिस बैंक एचडीएफसी को पैसे दे रहा है। ठीक है, सीबीडीसी में क्या होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने पैसा इधर से उधर दिया तो डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू वो यहाँ से वहां जा रहा है, बीच में बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू वो यहाँ से वहां जा रहा है। दिस इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब क्या कर दिया गया, यूपीआई क्यूआर कोड इनेबल कर दिया। मतलब अभी तक क्या था, फोन में कोड्स के थ्रू ये काम हो रहा था। अब क्यूआर कोड, यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च हो गया है, आप स्कैन करके पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर पाओगे सीबीडीसी का। हमारा मकसद क्या है, हमें 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स अचीव करनी है पर डे। ठीक है, पर डे बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, यानी दिसंबर तक हमको हर दिन 1 मिलियन ट्रांजेक्शन अचीव करनी है सीबीडीसी के अंदर। अभी पर डे 5000 से 10,000 ट्रांजेक्शन्स हो रही है। मकसद क्या है अपने को, फॉर प्रमोटिंग सीबीडीसी ट्रांजेक्शन। हमको फिजिकल कैश कम करना है, क्योंकि एक तो प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा, दूसरा फेक करेंसी का रिस्क खत्म होगा, ब्लैक मनी खत्म होगी, बहुत फायदे हैं। इसलिए हमको सीबीडीसी को प्रमोट करना है, इनकी ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, जो ई रूपी है वो 1 दिसंबर 2022 को पायलट बेसिस पे, यानी सिर्फ रिटेल ट्रांजेक्शन्स के लिए अभी लॉन्च किया है, पायलट बेसिस पे 1 दिसंबर 2022 को। आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने ये कहा है कि कस्टमर अब क्यूआर कोड्स का भी यूज कर सकेंगे, यूपीआई का यूज कर सकेंगे बाय द एंड ऑफ दिस जुलाई। ठीक है, जो इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी ये होता है जैसे एलजी का एसी का रिमोट एलजी के एसी में ही लगता है, सैमसंग के एसी में नहीं लगता है ना। जैसे आपका जो मान लीजिए हिताची का कोई एयर कंडीशनर है, तो उसमें हिताची का एसी ही काम करेगा, एलजी का काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, फोन पे का पैसा फोन पे में ही जाएगा, पेटीएम का पैसा पेटीएम में ही जाएगा। अब क्या कर दिया, ऐसा क्यूआर कोड है कि गूगल पे सब जगह चलता है ना। वो ऐड देखी होगी, तू खा छोटे गूगल पे हर जगह चलता है। मतलब वो क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या खत्म हो गई है। यहाँ भी यही कहा है कि जो क्यूआर कोड है हर जगह काम करेगा, आपको अलग से इंटरऑपरेबिलिटी के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अभी 13 बैंक्स को ऑथराइज किया है कि सीबीडीसी आप लोग हैंडल कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है, पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है। पायलट में क्या होता है, छोटे लेवल पे, पैन इंडिया में पूरे इंडियन लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट अलाउड नॉन रेजिडेंट इंडियंस एज नॉमिनीज इन स्मॉल सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट ने एनआरआईज को भी नॉमिनी की तरह अलाउ कर दिया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर। मान लीजिए मैंने पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई अकाउंट खुलवा रखा है, मेरी कोई बहन फॉरेन में रह रही है, उसके पास पासपोर्ट तो इंडिया का ही है, वो इंडिया की ही सिटीजनशिप लेके बैठी है, लेकिन रहती फॉरेन में है, तो मैं उसको भी नॉमिनी बना सकती हूँ, अपने अकाउंट का नॉमिनी मैं उसको भी बना सकती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, अभी किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशन ने बताया है कि अब एनआरआई जो है वो नॉमिनी बन सकते हैं गवर्नमेंट सेविंग स्कीम के अंदर, जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस सेविंग के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कुछ चेंजेस अलाउ किए हैं। अपना नाम और सरनाम भी आप अपना नाम और सरनेम भी आप बदल सकते हो, अगर आप कोई लीगल प्रूफ दिखा दो अपने नाम का और अपने सरनेम का। दीज चेंजेस जो है वो किसके पार्ट है, क्यों किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशनल जनरल रूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई है, उसके तहत आप ये चेंजेस लेके आ रहे हो। की हाईलाइट्स क्या है, ये क्या कह रहा है, जो ये रूल है वो कौन कौन सी स्कीम को कवर कर रहा है, पीपीएफ को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला सम्मान निधि, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस जिसको कहते हैं। इन सभी के अंदर आप एनआरआई को अपना नॉमिनी बना सकते हो, इन सभी के अंदर आप अपना नाम और उपनाम यानी सरनेम चेंज कर सकते हो। यानी एनआरआई भी अब अलाउ हो जाएंगे स्मॉल सेविंग स्कीम में।
इन्वेस्ट करने में। अभी तक अलाउड नहीं थे ये, अब कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉमिनी बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनका जो पैसा है वो इंडिया में यूज भी हो सकता है, अपने को भी फायदा हो गया। ठीक है, वो अगर यहाँ पे कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अपने को फायदा होगा। नाम और सरनेम अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनदर अमेंडमेंट क्या किया है कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपना नेम और सरनेम चेंज करा सकता है अकाउंट में। दिस विल बी अलाउड बाय अकाउंट ऑफिस बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। एक पूरा प्रोसीजर बना हुआ है आरबीआई का, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक लीगल एफिडेविट देना पड़ेगा अपने नेम के प्रूफ का। ठीक है, जो नेम करेक्शन एप्लीकेशन है वो मतलब बैंक स्टेटमेंट की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह, फॉर्मल लेटर की तरह हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, उस लीगल प्रूफ के साथ अटैच करके, लीगल एफिडेविट के साथ अटैच करके एक एप्लीकेशन लिख के दो, आपका नाम और सरनेम आपके अकाउंट में बदल जाएगा। कहाँ कहाँ, उन स्कीम्स में जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया। अब अकाउंट को कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्या अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, पहले क्या था, जो जॉइंट अकाउंट है वो जॉइंट ही रहेगा, जो सिंगल अकाउंट है वो सिंगल ही रहेगा। अब क्या कर दिया, जॉइंट अकाउंट में से एक पार्टनर अगर की डेथ हो जाती है तो आपका वो अकाउंट आप दूसरे में भी कन्वर्ट करा सकते हो, मतलब नॉन जॉइंट अकाउंट, सिंगल अकाउंट के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, ये भी एक चेंज कर दिया है। अब माइनर के नाम पे अकाउंट की बात है, एक अकाउंट ऑफ माइनर्स के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। एट प्रेजेंट एन अडल्ट कैन ओपन एन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ एज ऑफ माइनर। अभी क्या है, जो अडल्ट है वो ही अकाउंट ओपन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ पे एज लिमिट का प्रूफ देके। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सबमिशन ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। द लेटेस्ट रूल सेज दैट ओनली द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ गार्जियन नीड्स टू बी सबमिटेड। अब क्या कह रहा है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज गार्जियन की दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एज प्रूफ देने की जरूरत अब नहीं है और माइनर के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज थी इस हफ्ते की जिसके बारे में हमने बातें की। और अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस ये पूछ रही हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका EFTA है वो क्या है। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड था, ये कौन से नेशंस है आपको ये बताना है। ठीक है, दूसरा इसका इस्टेब्लिशमेंट बताना है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है ये बताना है। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए, जो ई रूपी है वो भारत में कब लॉन्च हुआ है, उसकी लॉन्च डेट बतानी। ठीक है, लॉन्च डेट बतानी है, ई रूपी भारत में कब लॉन्च हुआ है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से है, पायलट बेसिस पे है, आपको ये बताना है कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इस हफ्ते की करंट अफेयर्स थे, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और बैंकिंग को लेके। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।